हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर रामगोपाल सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जो कि बीटेक के बच्चों के लिए है। अगर आप जो उन जगहों पढ़ते हैं जहां पर मॉडर्न करिकुलम अडॉप्ट कर लिया गया है, तो IK गुजराल यूनिवर्सिटी है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, और उसके अलावा विश्वेश्वरैया वगैरह ऐसे कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इस तरह का सिलेबस अडॉप्ट कर लिया गया है। तो वहाँ पर CS और EC के बच्चे बीटेक में सेमीकंडक्टर फिजिक्स का एक फुल पेपर पढ़ते हैं। तो हम लोग अपनी पढ़ाई के दौरान आ गए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास के ऊपर कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि वी आर नॉट डिस्कसिंग द ऑर्डिनरी मास। मास के बारे में आपके पास जानकारी है, मैकेनिक्स में मास के बारे में न्यूटन के लॉ से हम जानते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बात करने वाले इफेक्टिव मास, चूँकि हम सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास की बात करेंगे। कुछ भी समझने से पहले ज़रा एक बेसिक सा एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आप देखो यहाँ पर ये एक नीले रंग का टैंक है, एक टैंक है, मान लो एक कोई बर्तन है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और आपके पास एक कांच का मार्बल है, कंचा है, और आप उसको उस पानी में छोड़ते हो। तो आप पाओगे कि कंचा जो है वो बहुत तेज़ी से इस पानी के अंदर मूव करता रहता है और नीचे जाके तली में चला जाएगा। पानी है तो कुछ ना कुछ तो उस पर विस्कोसिटी रगड़ लगेगी, लेकिन हम इसको एज अ बेस मटेरियल माने। अब आप सोचें कि आपके पास एक ऑयल है, कोई गाढ़ा ऑयल है, जैसे मान लो शहद जैसा कोई है, थोड़ा गाढ़ा है, पानी से गाढ़ा है। तो जब उसके अंदर आप उस कंचे को भेजोगे तो आप ये उम्मीद करोगे कि चूँकि पानी की प्रॉपर्टी है उसकी वजह से कंचा उतनी तेज़ी से नीचे नहीं आएगा जितनी तेज़ी से वो पानी के अंदर आ रहा था। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कंचे की जो प्रॉपर्टी है, जो ये मार्बल के नीचे आने की गति में कमी हुई है, उसका कारण है ये पानी, जो जो ऑयल है इसकी प्रॉपर्टी। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो, हमें ऑयल की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं मालूम है, हम ऑयल को नहीं अपनी डिस्कशन में डिस्कस करना चाहते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मान ले दो तरह के दो लिक्विड हैं, दो लिक्विड मीडियम है, लिक्विड के बारे में बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पानी के अंदर जब ये मार्बल था तो तेज़ी से नीचे गिर रहा था, तो हम कहेंगे कि इसका मास ज़्यादा था ऐसा। और यहीं ऑयल में इसका धीरे धीरे गिर रहा है, तो हम कहेंगे ऐसा लग रहा है कि हल्का हो गया। तो हम यहाँ ऑयल की प्रॉपर्टी और लिक्विड की प्रॉपर्टी को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि हम उसके प्रभाव की वजह से अपने कंचे को ही कह देंगे कि एक पानी के अंदर वो भारी मास जैसा व्यवहार कर रहा है, और तेल के अंदर वो एक हल्के मास की तरह से बिहेव कर रहा है, इसीलिए वहाँ धीरे धीरे गिर रहा है। जबकि असलियत ऐसा नहीं है, असलियत में यहाँ पर ऑयल का रोल है। लेकिन हम ऑयल की विस्कोसिटी या सब चीज़ें नहीं डालना चाहते हैं, हम सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी मास के ऊपर ही अपना डेवलपमेंट करना चाहते हैं मैथमेटिक्स का। तो हम मास को ही वेरी होता हुआ मानते हैं। तो इस तरह से कुछ लॉजिक हैं यहाँ पर इफेक्टिव मास के काम करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, द मोशन ऑफ द मार्बल इन वाटर टैंक एंड इन ऑयल टैंक इज़ नॉट द सेम। ऑब्वियस सी बात है, ड्यू टू विस्कोसिटी, जस्ट अ मिनट, ओके, ड्यू टू, क्या हो गया, okay, due to viscosity like factor the marble move comparatively slowly in the oil than in the water। हाँ ठीक है, पानी तेल के अंदर धीरे धीरे कंचा गिरता है एज कम्पेयर टू द पानी। सो वी कैन से इफेक्टिव मास ऑफ द मार्बल इज डिफरेंट इन बोथ द कंडीशन इफ डोंट वांट टू से द डिटेल ऑफ द वाटर और ऑयल फ्लूइड बिहेवियर। तो हम ऑयल या पानी के बिहेवियर को अपनी थ्योरी में इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, तो हमने सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर थोप दी, उठा करके मार्बल के मास के ऊपर। हमने कहा पानी में उसका मास भारी लगता है इसलिए तेज़ी से गिरता है, तेल में उसका मास हल्का सा हो जाता है इसलिए धीरे धीरे गिरता है। भले इसके पीछे लॉजिक उल्टा है, बट हम अपनी चीज़ को इस हिसाब से समझ रहे हैं। तो सिमिलरली द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द सेमी कंडक्टर और एनी सॉलिड विद पीरियोडिक पोटेंशियल ऑल्टर्ड। ऐसा ही जब एक इलेक्ट्रॉन है, जब वो फ्री है, बाहर चल रहा है, तो जब वो रेस्ट में होता है तो इसका हम मास कहते हैं 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। ये कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होता है, ये बहुत कम वेलोसिटी से चल रहा होता है, और आप कह सकते हो फ्री स्पेस में चल रहा है। लेकिन जब वो किसी क्रिस्टल के अंदर है जहाँ चारों तरफ से पीरियोडिक पोटेंशियल उसके ऊपर काम कर रहा है, सो बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन द सेमीकंडक्टर और एनी सॉलिड विद द पीरियोडिक पोटेंशियल ऑल्टर्ड, बदल जाता है उसका व्यवहार, स्पेसिफिकली इट्स मास। सो द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव मास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेमीकंडक्टर। और ख़ास तौर पर अब हम कहते हैं कि उसका मास चेंज हो चुका है, हम वही बिल्कुल वही कंचे जैसी स्थिति है। तो जब वो मीडियम के बीच में रुक रुक के चल रहा है तो हम कहेंगे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा भारी हो गया है, तभी तो वो उस यात्रा को पूरा करने में ज़्यादा समय ले रहा है। तो इस प्रकार से हम इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। सो
let we need to model the behavior of electron within the material just by saying simple force equation न्यूटन्स लॉ। देखो एज ए फिजिसिस्ट हम लोगों की एक हमेशा इच्छा रहती है कि हम किसी तरह से एक सिंपल मैथमेटिक्स या ऐसी मैथमेटिक्स जिसको हम ऑलरेडी जानते हों उसका इस्तेमाल करके किसी नई चीज़ को समझ लें। ये एक हमेशा से इच्छा होती है। अब उसके लिए हम तरह तरह की मॉडलिंग करते हैं, अजम्पशन करते हैं, किसी तरह से जो भी कुछ नया हम देख रहे हैं उसको अपनी पुरानी जानकारी के मॉडल में फिट कर दें ताकि हम अपनी पहले से मौजूद जानकारी से इस नई चीज़ को समझ सकें। दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्टडी। ये हमेशा से फिलॉसफी है या चाहे आपके फिजिक्स है या विज्ञान की और कोई ब्रांच है, वहाँ हम इस कोशिश को हमेशा करते हैं। नई चीज़ों को पुरानी जानकारी में एक तरह से कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है जो कि हमने बहुत अच्छी तरह समझ रखा है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ये जो बिहेवियर है सेमीकंडक्टर के अंदर, जहाँ पीरियोडिक पोटेंशियल होता है वो रुकता हुआ थोड़ा धीमे वेलोसिटी से चलता है, फिर एक्सीलरेट होता है, फिर चलता है, तो इसको हम उसके रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो आइडिया ये कहा गया कि ऐसा करिए, आप जो F = ma फार्मूला है वहाँ m की जगह पे m स्टार लिख लीजिए। m स्टार क्या है? इफेक्टिव मास। अच्छा, इफेक्टिव मास का मतलब क्या है? देखो हो क्या रहा होगा, क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे पोटेंशियल होंगे, डिसलोकेशन होंगे, फॉल्ट्स होंगे जिनसे टक्कर हो रही होगी, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन चलता है, वेलोसिटी लूज करता है, फिर चलता है, फिर वेलोसिटी लूज करता है। इतना सारा कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है। ये जितना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है वो सारी जानकारी हमने किसके अंदर भर दी? एम इफेक्टिव के अंदर, इफेक्टिव मास के अंदर। तो इफेक्टिव मास के अंदर वो सारा कुछ है जो कि क्रिस्टल के अंदर माइक्रो लेवल पे, क्वांटम लेवल पे हो रहा है, वो सारा कुछ एम स्टार के अंदर है। अब इस एम स्टार को, जिसके अंदर सारी माइक्रो लेवल की जानकारी है, उस पर हमने न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत ही खास गुण है। इसी वजह से बच्चों जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो तो आप इलेक्ट्रॉनों को जस्ट एक कांच, एक कंचे की तरह से, एक पार्टिकल की तरह से ट्रीट करते हो कि आप कहते हो कहीं इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में बैठा, वहाँ से उठा तो पीछे खाली जगह बच गई। ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि हम कोई कंचा है रेत में गाड़ दें और रेत से बाहर निकालें तो उस रेत के अंदर एक गड्ढा बन जाएगा। ऐसा ही कुछ हम विजुलाइज कर पाते हैं। और हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन टक्कर लगा, जैसे कैरम की गोटियाँ, कैरम की डिस्क आपस में टक्कर करती हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं, वो एटमोस टकरा रहे हैं, अपने रास्ता बदल रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को एज अ क्लासिकल पार्टिकल क्यों ट्रीट कर पाते हैं? हम बार बार श्रोडिंगर इक्वेशन इस टक्कर के लिए क्यों नहीं सॉल्व करते? क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास को मान करके अपनी सारी एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो जब तक आप इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास को मान करके सारी एनालिसिस सेमीकंडक्टर की फील्ड में करोगे, आप उसके ऊपर न्यूटन के जो क्लासिकल लॉ है उनको अप्लाई कर सकते हो। और यही हम असल में करते भी हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इलेक्ट्रॉन को जस्ट एक क्लासिकल पार्टिकल की तरह से ट्रीट करके उसके साथ हम कोलिजन थ्योरी और ये सब कुछ लगा ले जाते हैं, वो इसीलिए लगा ले जाते हैं क्योंकि हम उसका इफेक्टिव मास कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये एक तरह से इफेक्टिव मास की इंपॉर्टेंस भी है। तो यहाँ पर एम स्टार इज़ अवर मॉडल्ड मास, मतलब जो हम मॉडलिंग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सारी क्वांटम मैकेनिकल, सारी माइक्रोस्कोपिक जानकारियाँ इस एम स्टार के अंदर हैं। सो एम स्टार इज़ अवर मॉडल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट टेक्स केयर ऑफ द ऑल द इंटरनल डिटेल ऑफ द फोर्स पोटेंशियल इंटरेक्शन। ये सारी डिटेल इस एम स्टार के अंदर है। अब हम क्या कहते हैं, हमें मालूम है कि E = p²/2m होता है। हमने यहाँ पर m स्टार कर दिया बिकॉज इफेक्टिव मास को हम ले रहे हैं। p = h×k होता है, हम प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ से E = h×k² h/2m हो गया। तो वी नीड टू कैलकुलेट द m स्टार बाय एलिमिनेटिंग k। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें m निकालना है, तो चलो हम k के बारे में कुछ, के को कहीं से कुछ एलिमिनेट करते हैं क्योंकि h² कांस्टेंट है और इसको तो निकालना ही है, 2 तो कांस्टेंट है। तो हम अगर कहीं k² को एलिमिनेट कर पाएँ तो हम m स्टार आराम से निकाल लेंगे। उसको करने के लिए क्या होगा, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं k के रिस्पेक्ट में। k के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 2 टाइम k h×² 2m, 2 कैंसिल हो जाएगा, h×² k m स्टार हो गया। फिर से डिफरेंशिएट कर दो, डबल डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपके पास बचेगा h×² अपॉन m स्टार। यहाँ से m स्टार की वैल्यू हो जाएगी h² d2e/dk²। अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि यहाँ पर आप d2k/dk² देख रहे हो। देखो ऐसा होता है बच्चों, जब आप इस तरह से एक ई के डायग्राम बनाते हो, फ्री पार्टिकल के लिए ई के डायग्राम बनाते हो, तो उस समय क्या होता है, आप देख रहे हो कि ये k की वैल्यू है,
के की वैल्यू है, यहाँ पर ये है। यहाँ पर अगर हम एक स्लोप बनाएं तो ये डी ई बाई डी के निकालेगा। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर है और यहाँ पर भी कुछ वैल्यू, यहाँ पर एक स्लोप बनाएंगे तो इसका स्लोप जो है पहले वाले स्लोप से अलग है, क्योंकि ये पैराबोलिक है। पैराबोलिक होने की वजह से इसका जो स्लोप है वो भी चेंज हो रहा है। तो जब हम स्लोप का चेंज देखते हैं, मतलब जब हम डी बाई डी के जो कि स्लोप है उसको फिर से उसका चेंज देखते हैं, तो हम क्या देख रहे होते हैं? हम देख रहे होते हैं कर्वेचर। इसको हम कर्वेचर कहते हैं। तो इस तरह से एम स्टार जो है वो बैंड थ्योरी के हिसाब से जो ई के डायग्राम यानी डिस्पर्सन रिलेशन का जो डायग्राम होता है उसके कर्वेचर पर डिपेंड करता है, स्लोप पे नहीं, स्लोप के चेंज पर। स्लोप तो होता है दो वेरिएबल का चेंज, उस चेंज का फिर से चेंज देखना हो तो दैट इज़ द कर्वेचर, वो कर्वेचर होता है। तो ये जो कर्वेचर के ऊपर डिपेंडेंसी है मास की, इफेक्टिव मास की, ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेमीकंडक्टर्स के थ्योरी की। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम लोग एक डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारा अपर पैराबोला है, जैसे यहाँ पर ये आपका अपर पैराबोला है जो कि कंडक्शन बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक दूसरा पैराबोला है जो कि वैलेंस बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैलेंस बैंड में हमने दिखाया था कि खाली जगह जो बच जाती हैं इलेक्ट्रॉनों के मूव करने से, उनको हम होल्स कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जाके ऊपर बैठ गए हैं कंडक्शन बैंड में, वो तो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं। आप देखो, अगर आप यहाँ स्लोप लो, आप यहाँ स्लोप लो, तो स्लोप का जो चेंज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप अलग है, यहाँ स्लोप अलग है, दैट इज़ द कर्वेचर। ऐसे ही यहाँ जो स्लोप है, यहाँ जो स्लोप है उसका चेंज है, यहाँ का कर्वेचर। तो हमारा जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, इन कंडक्शन बैंड का कर्वेचर जो है वो हमारे सामने है। लेकिन एक चीज़ देखो, यहाँ कर्वेचर कुछ अलग है, यहाँ कर्वेचर कुछ अलग है। एक तो इसका टेंडेंसी इस तरह से है, इसकी टेंडेंसी इस तरह से है। तो हम ये पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन के लिए कर्वेचर और होल के लिए कर्वेचर हमको अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाएगा। जरा देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। एम स्टार बराबर एच क्रॉस स्क्वायर डी टू ई बाई डी के स्क्वायर होता है। इज ए वेरी सिग्निफिकेंट रिलेशन, जैसा कि मैं आपसे बात कर ही रहा हूँ। अगर मान लो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन कंडीशन होती, हम कहते हैं पीरियोडिक पोटेंशियल नहीं है, तो हमने देखा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंडीशन में एनर्जी जो होती है वो एच स्क्वायर के स्क्वायर बाई 2m होती है, क्योंकि पीरियोडिसिटी की वजह से हम इफेक्टिव मास वगैरह चीज़ें कह रहे हैं। अगर वो नहीं है तो हमारा सिंपल मास जो नॉर्मल मास होता है इलेक्ट्रॉन का, वो हम कंसिडर करेंगे। डी ई बाई डी के करिए तो आपके पास ये आएगा, डी टू ई बाई डी करिए एच स्क्वायर बाई एम आएगा। अब अगर इस इक्वेशन में डी टू ई बाई डी के स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बाई एम को रख दो तो कट जाएगा और एम बराबर एम आ जाएगा, यानी इफेक्टिव मास जो होगा वो रेगुलर मास के बराबर होगा। इसका मतलब है कोई इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट अब यहाँ होगा ही नहीं, क्योंकि जब फ्री पार्टिकल होता है तो वहाँ पर उसका ये इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट जो पीरियोडिसिटी की वजह से आता है वो काम नहीं करेगा। तो हमने ये देखा कि एम स्टार का जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पोटेंशियल। पीरियोडिक पोटेंशियल जो आपने मान रखा है उसी की वजह से ही ये होता है। फॉर द कंडक्शन बैंड डी टू ई डी के स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो एम स्टार भी पॉजिटिव होगा। अब इस फैक्ट को समझने के लिए जरा हमें कर्वेचर की जानकारी समझनी होगी। देखो क्या होता है, डी टू ई बाई डी के स्क्वायर है, ये कर्वेचर है। जो डिस्पर्सन कर्व आता है, ई के डायग्राम जो आता है उसका कर्वेचर का को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी टू ई बाई डी के स्क्वायर से। कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर जो होता है 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो ज़रा समझ लो, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई कर्व है इस तरह से, इस तरह का एक हमारा कर्व है। अब अगर जहाँ से घूम रहा है यहाँ पर हम एक सर्किल बना दें, इस सर्किल का रेडियस ले लें, ये रेडियस है मान लो r, इस रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो 1/r जो होगा वो होगा कर्वेचर ऑफ द कर्व। अब चूंकि यहाँ r छोटा है इसीलिए आप कहोगे यहाँ कर्वेचर ज़्यादा है। तो अगर कहीं पर कोई ग्राफ तेज़ी से इस तरह से घूम रहा है तो इस पर्टिकुलर जगह पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो छोटा होगा, इसीलिए कहोगे कि इस तेज़ी से घूमते हुए ग्राफ का कर्वेचर ज़्यादा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम इसलिए कर्वेचर ज़्यादा। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा ग्राफ है जो कंपेरेटिवली स्लो तरीके से घूम रहा है, तो यहाँ पर अगर आप एक गोला बनाओगे इस कर्वेचर को लेते हुए तो उसका रेडियस ज़्यादा होगा और रेडियस ज़्यादा होने की वजह से उसका कर्वेचर कम होगा। तो जो ग्राफ थोड़ा स्लो टर्न लेता है उसका कर्वेचर हम कम कहते हैं, जो ग्राफ इस तरह तेजी से टर्न ले रहा है ज़्यादा कर्वेचर, स्लो टर्न ले रहा है कम कर्वेचर। तो कर्वेचर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखें कंडक्शन बैंड के लिए देखें तो यहाँ पर देखो इस तरह से कर्वेचर हो रहा है, तो यहाँ पर इस जगह पर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होगा तो कर्वेचर लार्ज होगा इस फार्मूले के हिसाब से, और कर्वेचर रिप्रेजेंट हो रहा है डी टू ई बाई डी के स्क्वायर से, क्योंकि कर्वेचर लार्ज होने का मतलब है डी टू ई बाई डी के स्क्वायर लार्ज होना, और एम स्टार प्रोपोर्शनल है कर्वेचर के। तो इसका मतलब है लार्ज कर्वेचर
एम स्टार स्मॉल। तो जब आप कंडक्शन बैंड इस तरह से ले रहे हो और अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इस रीजन में दिखा रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो लो कर्वे जो कि लार्ज कर्वेचर के हिस्से के हैं, और लार्ज कर्वेचर के हिस्से होने की वजह से इनका जो एम स्टार होगा, इफेक्टिव मास होगा, कम होगा। इफेक्टिव मास कम होने का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो तेज़ी से मूव करेंगे, जैसे हल्के एक तरह से हो सकते हैं, तो उनकी मोबाइलिटी लार्ज होती है। हम हमेशा ऐसे इलेक्ट्रॉनों को प्रेफर करेंगे जो बहुत तेज़ी से, बहुत ज़्यादा चंचल हों और जिसमें हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर उनकी मोबाइलिटी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो उसका कर्वेचर इस्तेमाल कम होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है तो उसका कर्वेचर जो होगा वो कम होगा, और कम होने की वजह से d2e/d_k² भी कम होगा, और रेसिप्रोकल होने की वजह से एम स्टार लार्ज होगा, और एम स्टार लार्ज होने का मतलब है उसकी मोबाइलिटी जो होगी, उसकी चालकता जो होगी वो कम होगी। तो करंट कंडक्शन में हम ऐसे इलेक्ट्रॉनों को कंट्रीब्यूशन या तो अवॉइड करना चाहेंगे या हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि लेस रेडियस ऑफ, जो स्मॉल कर्वेचर ऑफ बैंड गैप को बिलोंग करें। एक और सवाल होता है कि क्या एम स्टार की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। एम स्टार पॉजिटिव, एम स्टार नेगेटिव के बारे में ज़रा समझ लीजिए। याद करिए, अभी हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइजेज में कुछ बात की थी कि जब एक्सटेंडेड जोन स्कीम पढ़ते हैं तो हम इस तरह से एक कर्व बनाते हैं, ये बैंड कर्व होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये जो हिस्सा होता है, ये टॉप वाला हिस्सा होता है, ये होता है बैंड की शुरुआत का हिस्सा, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये बैंड के आखिरी का हिस्सा है। दिस इज़ द बॉटम, दिस इज़ द बॉटम एंड दिस इज़ द टॉप। ऐसे ही ये इसका बॉटम, ये इसका टॉप। तो बॉटम में देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह से है। अगर हम आप करेंगे तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगा ये, और यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा होगा। यहाँ आपको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा, यहाँ आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। तो जहाँ से कर्व ऐसे घूम रहा है इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कर्वेचर, और जहाँ कर्व ऐसे घूम रहा है इसको कहते हैं नेगेटिव कर्वेचर। तो किसी बैंड के टॉप वाले हिस्से पर कैसा होता है, नेगेटिव कर्वेचर होता है, और बॉटम वाले हिस्से पर पॉजिटिव कर्वेचर होता है। तो अब आप ज़रा समझें इस बात को कि जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह से डायग्राम है, ये हिस्सा है और ये हिस्सा है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है। तो देखो यहाँ पर आपका इस तरह से है, ये वाला ये एक कंडक्शन बैंड का बॉटम है, ये कंडक्शन बैंड का बॉटम है, जैसे ये बॉटम हिस्सा है ऐसा है। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। और इस वाले हिस्से को देखो, इस वाले हिस्से को देखो, ये जो है कंडक्शन बैंड का टॉप है, जैसे ये वाला टॉप है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो निगेटिव होगा। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि बॉटम ऑफ द बैंड हैव पॉजिटिव कर्वेचर, दिस इज द पॉजिटिव कर्वेचर, सो इफेक्टिव मास भी इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव होगा, जो कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड किसको बिलोंग करता है, बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, ये जैसे बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन के पॉजिटिव इफेक्टिव मास को, चूँकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। लेकिन टॉप ऑफ द बॉन्ड जो होता है, टॉप ऑफ द बैंड जो होता है, दिस इज़ द नेगेटिव कर्वेचर, तो इफेक्टिव मास भी नेगेटिव होगा। तो अब हमारे सामने एक दिक्कत क्या आ जाती है कि नेगेटिव मास का मतलब क्या हुआ। मास नेगेटिव होने का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इफेक्टिव मास नेगेटिव होने का क्या मतलब हुआ। तो फिर लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि कंडक्शन बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है, उसका पॉजिटिव मास है, ठीक है, लेकिन वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, उसका नेगेटिव मास है। तो इसका कारण ये है कि वो जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होल्स हैं, यानी जिनको हम कह रहे हैं निगेटिव इफेक्टिव मास के इलेक्ट्रॉन हैं, असल में वो निगेटिव इफेक्टिव मास के इलेक्ट्रॉन नहीं हैं, वो असल में होल हैं। तो एक चीज़ ऑब्जर्व किया गया कि निगेटिव इफेक्टिव मास का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एमी स्टार नेगेटिव होता है, वो असल में इफेक्टिव मास ऑफ होल होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो वैलेंस बैंड है उसमें पॉजिटिव इफेक्टिव मास होता है होल का, और जो कंडक्शन बैंड है उसमें पॉजिटिव इफेक्टिव मास होता है इलेक्ट्रॉन को। तो इस तरह से एक जानकारी हमारे पास आ गई होल के बारे में कि वैलेंस बैंड में होल रहते हैं और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो वैलेंस बैंड में होल के लिए हम उनका पॉजिटिव इफेक्टिव मास डिफाइन करते हैं, जो कि असल में इलेक्ट्रॉन के निगेटिव इफेक्टिव मास के बराबर होता है, MH इज माइनस ME, इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इफेक्टिव मास के बारे में जानते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके जानने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला उसी में एक टॉपिक है आपके पास कि क्लासीफाई द कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर्स को, इंसुलेटर्स को और सेमीकंडक्टर को बांटिए। तो बाय द बैंड थ्योरी एवरी अलाउड एनर्जी बैंड
कंटेन लिमिटेड नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। जाहिर सी बात है, हम कहते हैं कि एक बैंड है जिसके अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल, लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि इसके बाद फिर एक गैप है जहाँ पर कोई एनर्जी पॉसिबल नहीं है, फिर अगली एनर्जी लेवल शुरू होती हैं। तो बहुत लार्ज होती हैं लेकिन इनफाइनाइट नहीं होती हैं, आप कह लोगे वहाँ कुछ होती हैं। तो अब हमारे पास क्या है, बाय बैंड थ्योरी एवरी अलाउड एनर्जी बैंड कंटेन लिमिटेड नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स। और ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ये उन एनर्जी वैल्यूज़ को करस्पॉन्ड करते हैं जो श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन होते हैं। सो बाय पाउली प्रिंसिपल हर एनर्जी लेवल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आपने जानते हो पाउली प्रिंसिपल में किसी भी स्टेट को अगर 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, हद से हद जिसका प्लस स्पिन हो जिसका माइनस स्पिन हो, बस 2 सेम चारों क्वांटम नंबर वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ एक एनर्जी स्टेट को नहीं फिल कर सकते, पाउली का नियम है। एट 0 केल्विन टेम्परेचर द आउटर मोस्ट एनर्जी बैंड या वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली और पार्शली फिल्ड एंड द बैंड अबव वैलेंस बैंड इज एम्प्टी। हम वैलेंस क्या कहते हैं, वैलेंस मतलब वो शेल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एटम के सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वहाँ पर उनको जो ऑर्बिटल्स जो सेल मिलते हैं उनको वैलेंस सेल होते हैं। तो अगर आपने 0 केल्विन टेम्परेचर कर दिया है तो ये मान लो कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट एटमों के बाहरी ऑर्बिट में हैं, मतलब जो वैलेंस वाले हैं वो अपने पेरेंट एटम के बाहरी ऑर्बिट में बैठे हैं, वो बाहर घूम नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जितने वैलेंस सेल हैं अगर वो बाई वैलेंट हैं तो भरे होंगे, मोनोवैलेंट हैं तो हाफ हाफ खाली होंगे, लेकिन उनके ऊपर का जो कंडक्शन बैंड है वो पूरी तरह से खाली होगा। इन मेटल्स द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड्स आर पार्शली ओवरलैप्ड। मेटल्स में हम क्या देखते हैं कि जो कंडक्शन बैंड होते हैं और वैलेंस बैंड होते हैं इनके बीच का गैप बहुत कम होता है और कई बार तो ओवरलैपिंग होती है। अगर हम मोनोवैलेंट मेटल की बात करें, मतलब ऐसे मेटल जिनके एटम के बाहरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो वैलेंस बैंड होता है वो हाफ फिल्ड होता है। वैलेंस बैंड जो होता है वो हाफ फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन है भरे होते हैं। लेकिन अगर डाईवैलेंट हमारे पास मैग्नीशियम कैल्शियम जैसे मेटल्स हैं तो उनमें जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं। इस डायग्राम को देखो तो जो डाईवैलेंट है उनमें अगर ये आपका कंडक्शन बैंड है और अगर ये आपका वैलेंस बैंड है तो आप देख रहे हो यहाँ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ओवरलैपिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है लूजली बाउंड है और वो आ भी सकते हैं एटम में और फिर बाहर फ्री भी हो सकते हैं। दिस इज द मेटल कंडीशन। इंसुलेटर्स में क्या होता है, इंसुलेटर्स में जो आपके वैलेंस बैंड है, जैसे कि आपका ये वैलेंस बैंड है और जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, और जो कंडक्शन बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इनके बीच का जो बैंड गैप है वो हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। जैसे डायमंड है उसके लिए 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, बोरॉन नाइट्राइड है उसके लिए 4.6 होता है, एल्यूमिना है उसके लिए करीब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मटेरियल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को शो करेगा। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग रहता है या उससे कम ही रहता है। जैसे जर्मेनियम है उसके लिए 0.7 है, सिलिका है उसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इंडियम एंटीमोनाइड है उसके लिए 0.17 है, गैलियम आर्सेनाइड है 1.43, लिटिल बिट मोर देन दैट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और मेटल में जो बैंड गैप होता है उसका वेरिएशन होता रहता है। अब आपको मालूम है कि 4th कॉलम जो पीरियोडिक टेबल का है वो किसका है, उसमें सिलिकॉन जर्मेनियम वगैरह आते हैं। तो आप उस 4 कॉलम की बात को देखो, जैसे 4 कॉलम की शुरुआत होती है कार्बन से, कार्बन मतलब जैसे डायमंड है, डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, उसके लिए बैंड गैप होता है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इट इज़ ऑलमोस्ट इंसुलेटर। सिलिका जो है जो कि सेमीकंडक्टर है उसके लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सेमीकंडक्टर होता है। जर्मेनियम 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप है, इट्स अ सेमीकंडक्टर। स्ट्रॉन्सियम जो ग्रे कलर का होता है उसका 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और लेड जो होता है जो कि एक मेटल है, जो एक धातु है, उसके लिए कोई बैंड गैप नहीं होता, यानी कि उसके अंदर ओवरलैपिंग होती है और वो एक मेटल की तरह से काम करता है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इफेक्टिव मास का कंसेप्ट क्या है और कैसे हम बैंड गैप के बेसिस पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कंडक्टर्स का, इंसुलेटर्स का और सेमीकंडक्टर्स का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द फर्मी एनर्जी and the concept of Fermi energy, usefulness of the concept of Fermi energy for the semiconductors. Okay, till then have a nice day, take care, bye bye.